भी और ठंडी हवा भी। अब बात क्या है, जो गर्म हवा है उसका जो अपवर्तनांक है, वजह से क्या है हमें तारों का टिमटिमाना नजर आता है। ठीक है, तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं। बात क्या है, जो हमारा जो वायुमंडल है। वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि भाई हम जो तारे देखते हैं वो टिमटिमाते क्यों टिमटिमा रहे हैं, कैसे, मतलब वो कभी दिख रहे हैं कभी नहीं दिख रहे हैं, कभी जल रहे हैं कभी बुझ रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे भाई सूरज के बारे में एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि भाई आपके होश उड़ जाएंगे। आपको मैं एक सूरज का एक फैक्ट बताने वाला हूं जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि हाँ भाई ऐसा भी होता है। बिल्कुल। तो अगर आपको सूरज के बारे में फैक्ट देखना है तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चल दो, बने रहिए इस वीडियो के साथ। और लास्ट वाले लेक्चर में हम देख के क्या आए थे, लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या था कि मैंने जब बताया था कि भाई बात क्या है, जब कोई भी प्रकाश किरण, ठीक है, जब कोई भी प्रकाश किरण हमारी प्रवेश करती है किसमें, वायुमंडल में प्रवेश करती है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो मैंने बताया था कि भाई उसे गर्म हवा और ठंडी हवा, गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों के कहते दोनों में से होकर निकलना पड़ता है। ठीक है, गर्म हवा भी और ठंडी हवा भी। अब बात क्या है, जो गर्म हवा है उसका जो अपवर्तनांक है वो तो कम होता है, ठीक है, यानी विरल माध्यम। और जो ठंडी हवा है उसका जो अपवर्तनांक है वो सघन माध्यम होता है। ठीक है, यह मतलब जो अपवर्तनांक होता है वो अधिक होता है, यानी सघन माध्यम। ठीक है, यानी जब मतलब कभी तो गैस जो हमारे प्रकाश किरण है वो कभी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी और कभी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। यानी इस तरीके से उसका जो कहते पाथ है वो डिफ्लेक्ट होता रहता है, मतलब इधर उधर विचलित होती रहती है। यानी सघन माध्यम जैसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, है ना, और जैसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, बार बार जब वो टेम्परेचर चेंज होता है, हवा का टेम्परेचर चेंज हो रहा है यानी अपवर्तनांक चेंज हो रहा है। अपवर्तनांक चेंज होने का मतलब है माध्यम चेंज हो रहा है, और माध्यम चेंज होने का मतलब है कि भाई हमारी जो प्रकाश किरण है वो इधर उधर डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक, फिर उसके बाद इसी वजह से क्या है हमें तारों का टिमटिमाना नजर आता है। ठीक है, आपको याद आ गया होगा कि हाँ भाई जो वायुमंडलीय अपवर्तन है क्या। ठीक है, अगर नहीं है क्लियर तो लास्ट वाला लेक्चर देख के आइए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि हमारा तारों का टिमटिमाना। बात क्या है, ये जो तारे हैं बहुत ज्यादा दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर। ठीक, ठीक, बहुत ज्यादा दूर है। बहुत ज्यादा दूर होने के कारण ये हमें बिंदु मात्र नजर आते हैं। बिंदु मात्र नजर आने का मतलब है कि बिंदु प्रकाश के रूप में नजर आते हैं, यानी इनका बहुत कम प्रकाश हम तक पहुंच पाता है। आपको एक बता दूं, सूरज भी एक तारा है, ठीक है, लेकिन वो हमारे पास है। ठीक है, लेकिन उससे दूर जो तारा है, ठीक है, जो उससे बहुत ज्यादा दूर तारे हैं उनके पास भी खुद का प्रकाश है, लेकिन अगर हम उनके पास जाएंगे बहुत बड़े, सूरज से भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बात क्या है वो बहुत ज्यादा दूर है। बहुत ज्यादा दूर होने के बाद हमें मतलब कारण वो क्या है, छोटे छोटे दिखाई देते हैं। बहुत कम मात्रा में हमारे पास प्रकाश आ पाता है। अब बहुत कम मात्रा में प्रकाश आता है तो बात क्या है, जब प्रकाश किरण बहुत हल्की है, बहुत कम मात्रा में आ रही है, तो जब वो हमारे वायुमंडल में आती है ना, इस तरीके से जैसे ये प्रकाश किरण हमारे पास बिंदु मात्रा आ रही है, तो जब वो वायुमंडल में, उसे सबसे पहले मिल गई ठंडी हवा मिल गई। ठीक है, ठंडी हवा मिल गई, कोई बात नहीं, तो वो निर्वात है, निर्वात से सघन माध्यम में, यानी हल्की सी डिफ्लेक्ट होगी, इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो वो हल्की सी इधर झुक जाएगी। फिर उसके बाद उसे क्या मिला, उसे आगे जाके गर्म हवा मिल गई, तो भाई वो क्या करेगी, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद उसे वहां पर कोने में एक और, एक मिनट, फिर उसके बाद उसे एक और भाई वहां पर जाके, मतलब जब विरल माध्यम में, फिर उसके बाद उसे फिर ठंडी हवा मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से बात क्या है, डिफ्लेक्ट होती रहती है, इधर उधर होती रहती है। तो जब प्रकाश किरण इधर उधर होती रहती है, उसके मार्ग में विचलन आता रहता है, तो इस वजह से क्या है, हमें तारे अपनी आभासी जो वास्तविक स्थिति है उससे थोड़े से अलग दिखाई देते हैं। यानी अगर तारा हमारा होगा यहाँ पर, ठीक है, तो हमें दिखाई देगा यहाँ, ये कंडीशन होगी। क्यों, क्योंकि इतना डिफ्लेक्शन आ जाता है, इतना वो क्या है विचलित हो जाता है, उसका मार्ग, जो वायु का मतलब जो प्रकाश का मार्ग है इतना मुड़ जाता है, इतना हट जाता है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास तारा होगा यहाँ, दिखाई देगा यहाँ। ठीक, इतनी कंडीशन होती है। तो बात क्या है, अब हम इसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया, तारों को टिमटिमाने का कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। यानी हमारे जो कहते हैं वायुमंडल में पदार्थ, मतलब कुछ कण भी हैं, गैसें हैं, ठंडी हवा, गर्म हवा, सब कुछ है भाई। ठीक है, जिससे क्या है बार बार अपवर्तनांक बदलता रहता है और हमारे वायु के मार्ग में विचलन आता है, वो सॉरी वायु कह रहा हूं, प्रकाश के मार्ग में विचलन
आता रहता है ना। तो तारों का टिमटिमाना, हम एक बार इसको एनालाइज कर लेते हैं। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन बहुत मतलब इजी भी है, मतलब हम पढ़ के आ चुके, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये हमें नजर आता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित हो रहता है, यानी अपवर्तन की प्रक्रिया होती रहती है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, मतलब इधर उधर होती रहती है, मिनट, इधर उधर होती रहती है ना। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम होता है जिसका क्रमिक परावर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश के अभिलंब की ओर झुका देता है। ठीक है, तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है। अभिलंब की ओर क्यों? क्योंकि भाई वो निर्वात से आ रहा है। निर्वात से जब वो आता है तो कहते जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है तो वो क्या करता है, मतलब अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, एक मिनट। अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ अलग होती है और क्षितिज के निकट देखने पर हमें कोई तारा वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है, यानी इधर है और दिखाई देगा कहाँ, यहाँ पर। यानी अगर आप ओवरऑल देखेंगे, ठीक है, प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ठीक, मैंने बताया कि वो निर्वात से आ रही है। निर्वात से जब वो सघन उसमें किसी भी गैस वाले माध्यम किसी में भी जाएगी तो वो मतलब उसके लिए सघन माध्यम होगा। ठीक है, क्योंकि निर्वात में क्या है, हमारे पास कोई है ही नहीं भाई, कोई विरोध ही नहीं है, लेकिन इसमें बाकी सबके अपवर्तनांक बिल्कुल कम, मतलब कुछ ना कुछ तो अपवर्तनांक होगा, तो वो सघन माध्यम की, मतलब सघन माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब वो अगर बाद में हमें विरल माध्यम मिलता है, विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद कंडीशन आएगी कि भाई वो क्या होगी, हमें दोबारा हमें सघन माध्यम मिल गया तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ओवरऑल जब आप औसत निकालेंगे तो वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा, यानी कुछ इस तरीके से वो पाथ नजर आएगा। ठीक है, यानी जैसे इसमें दिखा रखा है, हमें जो इमेज दिखा रखी है, इसलिए उन्होंने कहा है कि भाई जो हमारे पास प्रकाश किरण है, ये वाली लाइन जो थी कि भाई जो हमारे पास कहाँ गई, क्योंकि वायुमंडलीय तारे के प्रकाश की अभिलंब की ओर झुका देता है। ठीक है, झुका देता है मतलब इस तरीके से ओवरऑल जो मिलेगा वो इस तरीके से कर्व मिलेगा और हमें लगेगा कि यहाँ से लाइन आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, तभी हमें तारा यहाँ पर दिखाई देगा, है ना। इतना समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया भैया जी, है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, तारे की आभासी स्थिति भी स्थायी न होकर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है, क्योंकि वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं। अब मेन बात आती है तारे, ये तो हमें पता चल गया कि भाई आभासी स्थिति से कुछ अलग दिखाई देता है। अब मेन बात आती है तारे टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं। बात क्या है, जो हमारा जो वायुमंडल है, ठीक है, हमारा जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, उसकी भौतिक अवस्थाएं स्थायी नहीं होती हैं, बदलती रहती हैं। तारे बहुत दूर हैं और प्रकाश बिंदु स्रोत की तरह आता है, जिसकी वजह से वो जब भौतिक अवस्थाएं बदलती है तो बार बार उसके मार्ग में विचलन आता है, बदलता रहता है मार्ग। तो जिसकी वजह से हमें क्या है, प्रकाश किरण कभी मतलब कभी तो हमें तारे दिखाई देते हैं और कभी नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए हमें तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा बहुत परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि हमारे भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, हमारे पर्यावरण की, वायुमंडल की। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है और आंखों में प्रवेश करने वाले तारों की प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, यानी कभी दिखाई दे रहा है, कभी नहीं दिखाई दे रहा, जिसके कारण कोई भी तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है और कभी धुंधला, और जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात, एक बात आती है भाई, हमारे पास जो तारे हैं वो तो टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं, सूर्य है या फिर कोई भी हमें ग्रह है, ठीक है, ये हमें टिमटिमाते हुए नजर क्यों नहीं आते। बात क्या है, इसका भी एक प्रॉपर रीजन है। ग्रह और सूर्य, ठीक है, ग्रह और सूर्य, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है, ग्रह और सूर्य से आने वाला जो हमारे पास प्रकाश है, ठीक है, ग्रह और सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो एक बिंदु मात्र नहीं है, बल्कि बहुत सारा है। ठीक है, एक बिंदु मात्र नहीं है, बहुत सारा है। क्यों बहुत सारा है? क्योंकि भाई वो पृथ्वी के पास है, हमें थोड़े बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है और इसलिए उनसे विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है, यानी बड़ा स्रोत है। यदि हम ग्रह की बिंदु साइज से अनेक प्रकाश स्रोत का संग्रह मान ले तो, यानी कई सारी लाइटें आ रही हैं, तो बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। यानी जो उसके जो उसमें अपवर्तन आ रहा है ना, उसका जो औसत मान हो जाता
जाता है, जब कई सारी प्रकाश किरणें आ रही हैं तो उसका जो औसत मान हो जाता है वो शून्य हो जाता है, जिसकी वजह से उनका जो टिमटिमाने का प्रभाव है वो निष्प्रभावित हो जाता है। अब एक बात आप समझ लें, जो ये टिमटिमाने की कंडीशन है ये केवल एक जगह वहां पर लागू होगी जब वस्तु बहुत ज्यादा छोटी दिखाई दे, यानी एक जो प्रकाश स्रोत है बहुत कम मात्रा में आए हमारे पास। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है, अब तक का सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है भाई, कि भाई जो हमारे पास, आपको पता है जो सूर्य उदय, जब सूरज, आप तो सूर्य उदय देखते नहीं होंगे, अरे मैं तो भूल ही गया, क्यों? क्योंकि भाई सो गई 9 बजे उठते हैं, कहां से देखेंगे सूर्य उदय, 5:30 बजे उठना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो बात मजाक से हटिए। ठीक है, बात अब यहां पर आ जाती है कि हाँ भाई जो सूरज है वो हमें सूर्य उदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ये भी होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कैसे भैया? ठीक है, आओ समझते हैं। देखो भाई, जैसे कि हमारे पास जब कहते, जब लाइट मतलब प्रकाश उससे आ रही थी, तारे से आ रही, बहुत कम मात्रा में आ रही थी, बिंदु के आकार में आ रही थी। ठीक है, इसलिए वो हमें टिमटिमाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन अलग है। यहाँ पर यह है कि भाई सूरज क्या है, एक बड़ा स्रोत है जिसमें क्या है, लाइट भरमार है, लाइट की कोई कमी नहीं है, लाइट आ रही है। अब सुबह सुबह जैसे कोई भी यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी। ठीक है, तो जब ये प्रकाश किरण हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इसको क्या है, बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है हमारे वायुमंडल के अंदर। ठीक है, लंबा सफर तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें अपवर्तन अधिक मात्रा में आता है। अपवर्तन क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, यानी जब सूरज यहाँ पर होगा, ठीक है, जब वो क्षितिज लाइन से, यानी हॉरिजॉन्टल, ये जो कंडीशन है, यानी मेरी आंखें यहाँ हैं और सूरज जब यहाँ होगा, इस कंडीशन में होगा, नीचे होगा। ठीक है, यानी इस वाली कंडीशन पे होगा, तो ऐसा मतलब जब घूम के हमारे पास लाइट आएगी तो हमें ऐसा लगेगा कि भाई ये जो है यहाँ पर है, ये कहां पर है, इस जगह पर है। ये सूरज की आभासी स्थिति है, ये सूरज की रियल जगह है और ये सूरज की वर्चुअल जगह है। ठीक है, ये हमें क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले ही सूरज की रोशनी वायुमंडल में प्रवेश कर गई है और घूमकर हमारी आंखों में नजर आ रही है, यानी अपवर्तन के कारण। अब वायुमंडलीय अपवर्तन होता है जिसकी वजह से क्या है, वो आगे जाके उसमें मतलब जैसे जिस तरीके से हमारे पास तारों में हो रहा था ना, तारों में अपवर्तन हो रहा था, उसी तरीके से सूरज की लाइट में भी अपवर्तन होगा। ठीक है, बस ये है कि वो तारे जो है, तारों की जो लाइट थी वो बहुत कम मात्रा में थी, सूरज की लाइट जो है अधिक मात्रा में है। ठीक है, तो वो जैसी वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, देखो आप देख रहे हो तो वायुमंडल में जब तक प्रवेश नहीं करा, बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, स्ट्रेट आ रही है। जब वो वायुमंडल में प्रवेश करता है तो भाई अपवर्तन बढ़ता जाता है, अपवर्तन बढ़ता जाता है, यानी वो अभिलंब से, कहते हैं अभिलंब की ओर झुकता जाता है, अभिलंब के पास चला जाता है। ठीक है, अब जब ये कंडीशन होती है, अभिलंब के पास झुक गया, तो वो थोड़ा सा बैंड हो जाता है और ऐसा लगता है कि भाई सूरज क्या है, यहाँ पर है, सूरज उग चुका है, जबकि अभी सूरज ज्यादा सोए हुए हैं, 2 मिनट बाद उगेंगे। ठीक है, 2 मिनट बाद सूर्य उदय होगा, उगेंगे नहीं, मतलब उदय होगा। ठीक है, अग्रिम सूर्य उदय और विलंबित सूर्यास्त। ठीक है, यानी सूर्य उदय से पहले हमें सूरज का दिखाई देना, विलंबित सूर्य यानी सूर्यास्त का देर से अस्त होना। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व और तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। कंडीशन में मैंने आपको बता दी कि भाई क्यों, क्योंकि भाई इसमें क्या होता है, जब वो क्षैतिज लाइन से, यानी ये जो हमारी आंखों की क्षैतिज लाइन है, यानी प्रेक्षक जो है उससे नीचे होता है। ठीक है, तो बात क्या है, सूरज की रोशनी यहां तक पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है, घूम के पहुंच रही है, और घूम के पहुंच रही है तो हमें ऐसा लग रहा है कि सूरज यहां पर है, जबकि सूरज है यहां पर। ठीक है, वास्तविक सूर्य उदय से हमारा अर्थ है सूरज के द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। ठीक है, जो कि ये कंडीशन थी। वास्तविक सूरज तब होगा जब हमें दिखाई देगा जब वो क्या होगा, क्षितिज लाइन से ऊपर चला जाए। ठीक है, सापेक्ष वास्तविक और आभासी स्थितियां दर्शाई गई हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो चुका है। आभासी सूर्यास्त के बीच में समय का लगभग अंतर 2 मिनट है। इसी परिघटना के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त समय की सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई अग्रिम सूर्योदय। अब आप मेन रीजन समझे, केवल मेन रीजन ये है, जो तारे का टिमटिमाना है, अग्रिम सूर्योदय। ठीक है, यानी प्री सनसेट। ठीक है, और प्री हमारे पास सनराइज। ठीक है, ये दोनों के दोनों, सॉरी, प्री सनराइज और डिले सनसेट। ठीक है, ये दोनों के दोनों किसका कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है। किसका कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन। यानी इतने फैक्ट हो रहे हैं हमारे आसपास, इतनी ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, बस हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं।
ठीक है, अगर हम ऑब्जर्व करने लगे तो हमारे चारों ओर फिजिक्स है, हमारे चारों ओर फिजिक्स है, चारों ओर साइंस है, चारों ओर केमिस्ट्री है भाई, बायोलॉजी, इवन बायोलॉजी सब जगह, ठीक है, साइंस है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन आपको क्लियर हो गया, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किस तरीके से लाइट अंदर आ रही है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमें सूरज 2 मिनट पहले क्यों दिखाई दे रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सूरज हमें 2 मिनट बाद दिखाई दे रहा है, 2 मिनट बाद तक दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका सभी का कारण है क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, इतना मेन है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई ऐसे मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस और डेली लेक्चर्स हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। और प्रकाश, इससे नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसमें हमें पता चलेगा भाई आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सूरज लाल क्यों दिखाई देता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है, जो कि हमारे आने वाला नेक्स्ट लेक्चर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। यानी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि हाँ भाई, एक तरह से वायुमंडल के कणों के द्वारा प्रकाश का बिखरना, जैसे आपके पैसे बिखर जाते हैं ना, या फिर बंदर आपके हाथ में चीनी लेके जा रहे हैं, बंदर आके उंगली मार दे, ठीक है, चीनी बिखर गई, उसी तरीके से प्रकाश भी बिखर जाता है जब वो वायुमंडल में प्रवेश करता है। अब वो किस तरीके से बिखरता है वो हम करेंगे बात नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर आपको जाना है प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में तो जल्दी से देखना भाई अगला नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन।